So, good afternoon, everyone. Today is 30th January, a day when we remember Gandhi. We remember him because he was assassinated on this day, and we consider it to be a tragedy in our national history. And we generally pay our respect to him on this day. But it is generally said that we can kill a person, but we can't kill an idea. So, Gandhi as a person may have been killed, but Gandhi as an ideology is living with us, in us, and this is something that we can detect, we can find in almost every aspect of our lives. So, for example, अगर आज भी कोई इलेक्शन जीतता है तो यही कहता है कि ये धर्म की जीत है. क्या रीजन है इसके पीछे? या फिर ये कि आज भी अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस होता है तो आवर प्राइमरी इंपल्स इज नॉट टू टेक अप आर्म्स बट टू सिट ऑन धरना. तो हमारे पॉलिटिकल इंक्लाइनेशंस, हमारे पॉलिटिकल चॉइसेस, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, इन सारी चीजों पर गांधी का इन्फ्लुएंस डे टू डे लाइफ में देखने को मिल सकता है. गांधी के बारे में, गांधी को याद करते हुए, गांधी की पॉपुलैरिटी, गांधी के रोल, गांधी की आइडियोलॉजी, इन सब चीजों पर हमें फोकस करना होगा. और एक ब्रीफ स्केच मैं यहां देना चाहता हूं आप सबको. तो गांधी ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. It was First World War. And by the end of the war, Gandhi had emerged as the tallest political figure on the political horizon of the nation. Now, this unprecedented success of any Indian leader is something that remains a mystery, and it has been explained differently by different scholars. But almost all of them agree it was under Gandhi that Indian National Congress, which had been not more than an elite body or an annual conference, was transformed into a mass movement. So we have some historians belonging to the Cambridge school. They try to explain this Gandhian success in terms of the circumstances created by the First World War. That people were suffering from the natural consequences of the First World War, and Gandhi, quite smartly but rather immorally, blamed the colonial government for all these troubles of the people and succeeded in mobilizing the masses against the colonial government. We can clearly see an attempt to deny the long-term exploitative nature of the British rule while explaining the Gandhian success. That it was a temporary phenomenon based on some temporary causes and temporary concerns. But this explanation ignores Gandhian philosophy and the power of Gandhian personality. That how Gandhi at this time had become नीड ऑफ द आवर, और किस तरह से गांधी की पर्सनालिटी और गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन सर्कमस्टांसेस, कॉलोनियल सर्कमस्टांसेस में सूट करती है. इस पे बात करने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने बहुत पहले से ही अपने आप को सारे इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखा था. कभी ये नहीं माना था कि वो किसी पार्टिकुलर क्लास को या किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और ये कांग्रेस की पॉलिसी बहुत बाद तक बनी रही थी. बल्कि आज़ादी के बाद भी जब पार्टीशन हो गया था रिलीजन के नाम पे, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने टू नेशन थियरी को नहीं माना, और जो न्यू नेशन बना और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट वाज सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थियरी. गांधी इससे कुछ अलग नहीं कर रहे थे. गांधी ने कांग्रेस की इन्हीं पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी. सिंस गांधी हैड टू लीड अ मल्टी क्लास, मल्टी रिलीजियस मूवमेंट, गांधी ने कभी भी अपने लाइफ में किसी भी पॉइंट को लेकर, चाहे वो कास्ट का मसला हो, चाहे रिलीजन का मसला हो, या चाहे कम्युनिटी या मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मामला हो, गांधी ने कभी रेडिकल पोजीशन को सपोर्ट नहीं किया. इसलिए कि रेडिकल पोजीशन जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही यूनिटी खतरे में पड़ जाती है. ये चीज गांधी के बारे में हम मान के रखेंगे. तो गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं. पहले छोटे छोटे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में, फिर रॉलेट सत्याग्रह, और फिर 1920 तक आते आते गांधी वाज द टॉलेस्ट पॉलिटिकल फिगर लीडिंग ट्वाइन मूवमेंट्स, बोथ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत. उस समय तक आते आते ही हैड बिकम व्हाट वी कैन से द टॉलेस्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी. तो आखिर क्या वजह थी?
यहाँ पर एक और चीज हमें समझना है कि गांधी ने इस चीज को समझा और कांग्रेस ने गांधी से पहले समझा था कि जो भी डोमिनेशन का फॉर्म होगा उसी से रेसिस्टेंस के तरीके डिसाइड किए जाएंगे। अगर डोमिनेशन मिलिट्री है तो मिलिट्री, डोमिनेशन अगर पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री भी है, आइडियोलॉजिकल भी है, तो हर फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के अर्ली लीडर्स ने भी गांधी से पहले भी सीधे ही आजादी की बात नहीं की थी। तो ये टेंडेंसी बाद के दिनों में भी चलती रही और ये चीज गांधी में भी देखने को मिलती है। तो गांधी के इस सक्सेस को हम लोग कोशिश करते हैं समझने की गांधीयन फिलॉसफी और उसके डिफरेंट कंटेंट के बेसिस पर कि किस तरह से गांधी ने उस समय की जरूरत को पूरा किया या गांधी की आइडियोलॉजी ने किस तरह से एक बहुत ही पावरफुल मीन्स ऑफ मोबिलाइजेशन और एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक ऑफ रेसिस्टेंस के तौर पे काम किया। इसके लिए हमें गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी को थोड़ा समझना होगा और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कवर करके आगे बढ़ना होगा। तो अगर इसकी हम शुरुआत करें तो सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि गांधी ने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हियर वापस शुरू करें सर। The first element in the Gandhian political philosophy, if we identify, is his critique of colonialism and capitalism. And Gandhi wrote a book, Hind Swaraj, that was originally written in Gujarati. In this book, Gandhi offered a very convincing critique of colonialism and capitalism and related both these phenomena. Like Karl Marx, Gandhi linked capitalism with colonialism. But unlike Karl Marx, did not explain it in mechanical way. I think we all are familiar with Marxian analysis कि capitalism faces some crisis and tries to find solution, and while finding solution, it relies upon imperial activities or colonial activities, and those problems are related to market, raw materials, etc., etc. So material needs and mechanical needs of capitalism creating conditions for colonialism. This has been the Marxian perspective. Gandhi differed from this. गांधी ने इसको मोरल क्राइसिस के तौर पे देखा और गांधी ने ये कहा कि कैपिटलिज्म और कोलोनियलिज्म इसलिए लिंक्ड नहीं है कि कैपिटलिज्म को रिसोर्सेज की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है जो कि सैचुरेट होती चली जाएंगी, बल्कि इसलिए कि कैपिटलिज्म फेल हो चुका है एज अ सिस्टम। और कैपिटलिज्म का फेलियर ये है कि कैपिटलिज्म ने मोरल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया है, मटेरियल डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया है। तो इट हैज जनरेटेड व्हाट वी कैन से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट इट हैज इरोडेड मोरल वैल्यूज। इसकी वजह से वी हैव मॉडर्न कैपिटलिस्ट पर्सनालिटीज, जो आज का मॉडर्न इंडिविजुअल है उसकी लोपसाइडेड पर्सनालिटी हो गई। वो बहुत ही रिच है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पोजीशन लेकिन बहुत ही पुअर है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल क्वालिटीज और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज। यहाँ ऐसा लगता है कि गांधी के ऊपर यूरोपियन रोमांटिसिज्म का कुछ असर दिखाई देता है, क्योंकि रूसो जैसे फिलोसफर्स ने भी इंसान के वर्च्यूज की बात कही थी। तो गांधी ने रूसो की तरह ही यह माना कि कैपिटलिज्म की वजह से, रूसो ने माना था कि पूरे सिविलाइजेशन की वजह से, गांधी ने पूरे सिविलाइजेशन को कटघरे में नहीं खड़ा किया, कैपिटलिज्म को कटघरे में खड़ा किया और ये माना कि इसकी वजह से एक अग्रेसिव, ग्रीडी और वायलेंट पर्सनालिटी तैयार हुई है। और यही टेंडेंसीज जो इंडिविजुअल के अंदर है जब अपने आप को नेशन के लेवल पर रिफ्लेक्ट करती है तो वी हैव कोलोनियलिज्म। नेशंस आर मेड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर इंडिविजुअल अग्रेसिव है, ग्रीडी है, वायलेंट है, तो नेशंस भी अग्रेसिव, ग्रीडी और वायलेंट होने जा रहे हैं। इसलिए गांधी का जो एंटी कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, दैट वाज नॉट ओनली अ फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर अ कंट्री, इट वाज फाइट अगेंस्ट द इविल टेंडेंसीज ऑफ माइंड। वो चाहे जहां कहीं भी हो, उनको लगता था कि अंग्रेज लोग भी या कैपिटलिस्ट लोगों को जैसे होता है ना हमारे यहाँ भूत पकड़ा हुआ है कैपिटलिज्म का, उनका भूत छुड़ा दिया जाए तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब मेटरलिज्म का भूत लोगों से उतर जाएगा, कैपिटलिज्म का भूत उतर जाएगा, तो लोग क्या हो जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि गांधी के बारे में ये बात कही जाती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
तो गांधी was targeting the evil tendencies of man. He was not only targeting a particular country or a particular nation. So गांधी का ये जो प्रोजेक्ट था, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था. जाहिर सी बात है कि एक मोरल पोजीशन थी. बहुत सारे उनके कंटेम्पररी भी नहीं समझ पा रहे थे, जिनकी अवेयरनेस थोड़ी सी इस तरह की थी कि भाई देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंग्लैंड, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, इंग्लैंड बिलोंग्स टू देम, इंडिया बिलोंग्स टू अस, दे हैव डोमिनेटेड अस. तो ये एक बहुत ही लोकल सिचुएशन हो गया पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो. लेकिन गांधी के लिए द इंटायर ह्यूमैनिटी वाज अ कंसर्न, द इंटायर सिस्टम वाज अ कंसर्न. इस प्रॉब्लम को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि इंसान के अंदर की इविल टेंडेंसीज को दूर न किया जाए. और ये इविल टेंडेंसीज कैपिटलिज्म की वजह से आई है, मेटलिज्म की वजह से आई है. तो यहां पर गांधी मार्क्स की तरह कैपिटलिज्म और कोलोनिज्म को लिंक तो करते हैं, लेकिन मार्क्सियन एक्सप्लेनेशन से वो डिफर कर जाते हैं. उसको मैकेनिकल तौर में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल क्राइसिस के तौर पे देखते हैं. इसलिए गांधीयन फाइट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म was not only a fight of one country or people of one country against the oppressive country, it was a general fight of what we can say the human beings against evil tendencies of the man. तभी तो गांधी ने इतने आश्रम बनवाए. गांधी के आश्रमों में क्या चलता था? ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट है गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी का. दूसरा कंपोनेंट आप कह सकते हैं गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का कि गांधी ने कंपेयर किया ईस्टर्न सिविलाइजेशंस को और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन. क्योंकि डोमिनेशन वाज आल्सो मोरल एंड आइडियोलॉजिकल. सदियों से यह कहा गया था कि इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ नॉट ओनली रूलिंग देमसेल्व्स बट इंडियन माइंड इज आल्सो इनकेपेबल ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग समथिंग वर्थवाइल. एक तरह से गैसलाइटिंग की गई थी. बताया गया था कि इंडियंस या ईस्टर्न सिविलाइजेशंस इस काबिल नहीं है एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, वेस्टर्न लोग सुपीरियर हैं. नेशन बिल्डिंग के लिए या किसी भी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रगल में शामिल होने के लिए आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी. वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम अगर पहले से ही डोमिनेशन एक्सेप्ट किए बैठे हुए हैं कि सामने वाला हमसे सुपीरियर है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने की स्पिरिट हमारी कमजोर पड़ जाएगी. तो अब मटेरियल प्रोग्रेस के रेस में तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आगे बढ़ चुकी थी, तो वहां तो अगर हम कंपेयर करते तो हमारा आत्मविश्वास और कम होता. तो गांधी ने एरिया चेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी अपनी क्वालिटी होगी मटेरियल प्रोग्रेस की. ईस्टर्न सिविलाइजेशंस आर नॉट नोन फॉर देयर मटेरियलिज्म, दे आर नोन फॉर देयर स्पिरिचुअलिटी. तो तुम्हारा अचीवमेंट अगर मटेरियलिज्म के फील्ड में है तो हमारा स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में है. एंड ही टॉक्ड अबाउट नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया, रादर ही टॉक्ड अबाउट द कंपोजिट स्पिरिचुअलिटी ऑफ द ईस्ट, पूरे ईस्टर्न सिविलाइजेशंस की. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कंपोजिट स्पिरिचुअलिटी को ही वो चाहते थे कि नेशनलिज्म का बेसिस भी बने, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटीज एंड रिचुअल्स डिवाइड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करते हैं. इंडिया वाज अ लैंड विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल हेरिटेज. उसी को उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनलिज्म का बेसिस बनना चाहिए. और ये कहा कि ईस्टर्न सिविलाइजेशंस स्पिरिचुअली हमेशा आगे रही हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से. और इसमें तो उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रिलीजन्स के फाउंडर्स रहे हैं वो सब ईस्ट में ही पैदा हुए. इसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी शामिल कर लिया कि वो भी एक एशियन थे. ये एक अटेम्प्ट था गांधी के तरफ से कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ईस्टर्न लोगों का, ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का, खासतौर से इंडियन लोगों का, और उनको एक ऐसा ग्राउंड देने का जिसके ऊपर नेशनलिज्म को कंसेप्चुलाइज किया जा सके. फिर गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गांधी एक तरफ तो कैपिटलिज्म और कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट को मोरल फाइट बना देते हैं, ठीक है. दूसरी चीज, किस तरह से गांधी ईस्टर्न सिविलाइजेशंस को मोरली सुपीरियर बताते हैं. अब गांधी एक और कंसेप्ट लेकर आते हैं, धर्मा. And while developing his concept of dharma, Gandhi relied upon traditional categories but interpreted them in a different manner. What we can say the art of alternative explanations. So Gandhi identified dharma, that is religion, with truth, and truth with justice, and justice with fight against injustice, and declared the British rule to be the greatest injustice of the time. So see how now participation in Indian national movement became not only a political duty of the masses but also a moral and religious duty of the masses, and Gandhi came to be acknowledged not only as a political leader but also as a spiritual leader. We all know कि we call him Mahatma. तो एक political leader आखिर महात्मा कैसे हो गया?
So this is how he utilized the traditional energy of religion for political mobilization. अब आप समझ सकते हैं गांधी की पॉपुलैरिटी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी। फिर उसके बाद गांधी के लिए धर्म या सत्य वाज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। धर्म मतलब राइटियसनेस, ठीक है। वैसे भी इंडियन ट्रेडिशन में धर्म का मतलब राइट कंडक्ट ही माना गया है शुरू से लेकर आखिर तक। तो गांधी इस मामले में कोई बहुत अलग भी नहीं हो रहे थे, बहुत दूर नहीं जा रहे थे इंडियन ट्रेडिशन से, जहां रिलीजन का मतलब कोई एक पार्टिकुलर डेइटी या एक पार्टिकुलर गॉड या कुछ सेट ऑफ रिचुअल्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो आपके ड्यूटीज होती हैं, चाहे वो नेचर की तरफ से हो या चाहे कल्चर की तरफ से हो, उसी को आपका धर्म मान लिया जाता है। तो अब इंडियन लोगों का एक नया धर्म था एंड दैट वाज अ फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। फिर उसके बाद गांधी ने नॉन वायलेंस की बात की कि वन हैज टू इंसिस्टेंस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ बट दैट इंसिस्टेंस मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। नाउ द नॉन वायलेंस स्ट्रेटेजी was calculated to be a very powerful technique of resistance and very effective means of mobilization. इसमें अगर सरकार रिप्रेस करती, दमन करती किसी भी नॉन वायलेंट मूवमेंट का, तो लोग यही कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो एक फसाड अपना मोरल क्रिएट कर रखा है आइडियोलॉजिकल कि दे आर रूलिंग इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस और दे आर द पीपल हु लव जस्टिस, दे आर द पीपल हु लव ट्रूथ, वो उसका मोरल चेहरा खराब होता। और अगर नहीं करते थे तो उसकी मिलिट्री या पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी कि अगर आप सप्रेस करें तो भी आपका नुकसान, ना करें तो भी आपका नुकसान, इसलिए कि ये स्ट्रेटजी आपको एक्सपोज करने वाली थी। प्लस नॉन वायलेंस का एक और फायदा था कि उस समय अगर पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखें तो हर जगह वायलेंट रिवोल्यूशन का अंडर सोशलिज्म, अंडर सोशलिस्ट इन्फ्लुएंसेस खतरा बढ़ रहा था, और जहां कहीं ये खतरा बढ़ रहा था वहां कैपिटलिस्ट कंट्रीज उन कंट्रीज के नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट होती चली जा रही थी। जैसे कि बाद में आपने देखा कि किस तरह से जब चाइना में सोशलिज्म बढ़ा तो अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ। बाद में यही टेंडेंसी वियतनाम में, कोरिया में भी देखने को मिली कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज सोशलिज्म के ग्रोथ को कभी भी टॉलरेट नहीं करती। जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज में हिटलर और मुसोलिनी का राइज भी सोशलिज्म के अपोजिशन के नाम पर ही हो रहा था। तो अगर इंडिया में इस तरह की सिनेरियो, अगर इंडिया में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती नेशनल मूवमेंट के लिए। और हो सकता था अगर यहाँ के कैपिटलिस्ट क्लास को, यहाँ के डोमिनेंट क्लास को किसी भी वायलेंट मूवमेंट का थ्रेट लगता तो नेशनल मूवमेंट के नॉन वायलेंट कैरेक्टर को बनाए रखना, नेशनल यूनिटी को बनाए रखना जैसा था, कम से कम प्रोपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इतना यकीन था कि जब तक गांधी है तब तक कोई वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं होगा और उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी सेफ है। प्लस नॉन वायलेंट की स्ट्रेटेजी से विमेन का पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन, वाइडर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन इसमें हो सका था। तो मास अगर मूवमेंट खड़ा करने में गांधी सक्सेसफुल हुए तो गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी, गांधी की स्ट्रेटेजी, गांधी की टेक्निक में कुछ ऐसी बातें जरूर थी जिनका रोल था। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड Gandhian technique of blaming the government at a time when government was in a crisis. जेन्युइन रीजंस थे इंडियन डिसकंटेंट के एंड गांधी इंडियन डिसकंटेंट के को जेन्युइनली रिप्रेजेंट करने आए। बस ये था कि गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक एलीट बॉडी से एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी और अपनी पर्सनालिटी के दम पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।